साक्षी को आईपीएस ऑफिसर बने 2 साल कंप्लीट हो चुके थे और इन 2 सालों के बाद उसे किसी केस की सिलसिले में केस की तहकीकात करने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है। तो वो सीधे रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और देहरादून का टिकट कटाती है। दोस्तों, वो जिस ट्रेन में बैठती है वो ट्रेन देहरादून जाने में थोड़ा विलम्ब करती है, यानी कि उस ट्रेन को देहरादून के लिए रवाना होने में कुछ समय 4-5 मिनट का लगता है। तो इस दौरान साक्षी आईपीएस को ध्यान आता है कि सफर बहुत लंबा है और इस सफर के दौरान उसे भूख लगती है। तो वो सोचती है क्यों ना कुछ साथ में रख लिया जाए खाने पीने का सामान। दोस्तों, स्टेशन पर वो अपनी नज़र दौड़ाती है लेकिन उसे कहीं पर भी एक भी खाने की दुकान नहीं नजर आती है। अब वो स्टेशन से बाहर जा भी नहीं सकती थी क्योंकि 4-5 मिनट का ही समय बाकी था। फिर वो इसी बारे में सोचती है कि खाने की व्यवस्था कैसी होगी। अगर उसे खाना नहीं मिला तो सफ़र को काटना बड़ा ही कठिन हो जाएगा। दोस्तों, फिर एक चना बेचने वाला चना ले लो ऐसा कहते हुए स्टेशन पर चलता हुआ जाता है, लेकिन तब तक उस साक्षी आईपीएस की नज़र उस चने वाले पर नहीं पड़ती है। जब वो उससे 50 मीटर की दूरी नाप लेता है तब जाकर के आईपीएस की नज़र उस पर पड़ती है और उसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि कुछ नहीं तो चने ही ले लिए जाएं। फिर वो चने वाले को आवाज़ देती है, कहती है कि चने वाले रुको। दोस्तों, वो चने वाला उस मैडम की साक्षी की बातों को सुनने के बाद में वहीं रुक जाता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है तो जब आईपीएस साक्षी की नज़र उस पर पड़ती है तो उसे देखने के बाद वो दंग रह जाती है। दोस्तों, उसे देखने के बाद उसके माथे से उसके पूरे शरीर से पसीना आने लगता है। वो एक तरफ से तो हैरान रह जाती है, मुस्कुराती है और एक तरफ से दुख रहती है क्योंकि दोस्तों, चने बेचने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका तलाकशुदा पति आकाश होता है। दोस्तों, आकाश सीधे उसके पास आता है और उससे बोलता है कि मैडम बताइए क्या चीज़ चाहिए आपको और कितने रुपए के चाहिए। दोस्तों, क्योंकि वो चनों के साथ साथ में भेलपूरी भी बेच रहा था। तो मैडम कहती है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। आकाश बोलता है कि नहीं पहचाना, बताइए। तो मैडम कहती है कि क्या सच में आपने मुझे नहीं पहचाना। कहता है कि हाँ बिल्कुल सच में नहीं पहचाना। तो फिर बताती है कि मैं तुम्हारी तलाकशुदा पत्नी साक्षी हूँ। तो कहता है कि पत्नी तो थी साक्षी लेकिन तुम साक्षी जैसी लगती तो नहीं। दरअसल दोस्तों, बात क्या थी, क्योंकि जब जिस समय आकाश ने आईपीएस की वर्दी में साक्षी को देखा तो उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि उसने आईपीएस की वर्दी पहन रखी थी पुलिस की और आकाश ने कभी भी साड़ी के अलावा उसे कुछ भी पहनते हुए नहीं देखा था। तो इस वजह से उसे पहचानने में थोड़ी देरी हुई। जब साक्षी ने अपना पूरा पता ठिकाना एड्रेस बताया तब जाकर के आकाश को विश्वास हुआ कि वो उसकी पत्नी है, जब उसने उससे 2-4 बातें की। दोस्तों, उसे देखने के बाद पुलिस की वर्दी में वो भी अब आंखें भर आती हैं और तुरंत ही घुटनों के बल बैठ जाता है और रोने लगता है। तभी साक्षी उसे उठाने की कोशिश करती हैं और उससे ये पूछना चाहती थी कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई, क्योंकि दोस्तों, जब आईपीएस साक्षी ने उसे तलाक लिया था तो उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी। वो एक बहुत ही उच्च लेवल पर था और उसकी स्थिति ऐसे कैसे हुई उसे जानना चाहती थी। फिर उसने उस स्थिति के बारे में कि कैसे हुई आकाश से पूछना चाहा। जब आकाश ने उसे अपनी स्टोरी सुनाई, अपनी कहानी सुनाई, तो उसे सुनने के बाद में आईपीएस साक्षी के आंखों से आंसू टपकने लगे। वो वहीं उसी स्टेशन पर रोने लगती है। दोस्तों, उसकी कहानी सुनते सुनते ट्रेन कब छूट जाती है साक्षी आईपीएस को पता ही नहीं चलता। दरअसल दोस्तों, ये जो साक्षी थी ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थी और जो आकाश था वो एक अच्छी खासी फैमिली से था, एक मिडिल क्लास फैमिली से था। फिर आपस में उन दोनों का रिश्ता हो जाता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद में दोनों अच्छी तरह से रह रहे थे, लेकिन जैसे ही 10-5 दिन बीत जाते हैं तो 10-5 दिन बीत जाने के बाद में आकाश की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। अब आकाश देर रात घर वापस आता करीबन 11-12 बजे और सुबह 6 बजे चला जाता। दरअसल जो आकाश था वो एक होटल का, एक रेस्टोरेंट का मालिक था, एक छोटे मोटे रेस्टोरेंट का। और वो उसी रेस्टोरेंट में रात 12 बजे तक रहता और सुबह
6 बजे आता था, 6 बजे रेस्टोरेंट के लिए चला जाता था। तो पत्नी ने उससे कहा कि आप इतनी जल्दी चले जाते हो और इतने देर रात आते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप मुझे टाइम दीजिए। तो आकाश बोलता है कि मैं अपने टाइम को अपने काम में दे रहा हूँ, इसीलिए मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें समय नहीं दे सकता। दोस्तों, साक्षी ने उसे कई बार समझाया लेकिन आकाश ने उसकी एक भी नहीं सुनी। फिर ऐसे ही दिन चलते रहे। दोस्तों, ये जो साक्षी थी ये पढ़ी लिखी भी थी, इसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी थी और इसका सपना था कि ये पढ़ लिख कर के यूपीएससी का एग्जाम दे और आईपीएस या आईएएस बने। तो दोस्तों, ये दिन रात ही पढ़ती रहती थी। तो उसने इस बारे में अपने पति को बताया कि वो पढ़ना चाहती है, ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहती है। तो पति उससे बोलता है कि पढ़ लिख कर के तुम क्या करोगे, तुम घर में ही माता पिता की सेवा करो, आईपीएस वाईपीएस बन करके तुम्हारी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी और घर के जो महिलाएं काम करते हैं उन कामों को कौन करेगा। दोस्तों, बस ऐसा कहते हुए वो बात को टाल देता है। तो इस बात को सहन करती है साक्षी और अपने आप में ही ये सोच लेती है कि वो अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से एक दिन आईपीएस या आईएएस जरूर बनेगी। दोस्तों, फिर उसे 3 महीने का समय गुजर जाता है। जब 3 महीने बीतने के बाद भी जब आकाश की दिनचर्या वही रहती है, तो जो साक्षी होती है उसे समझाती है कि आपकी जो ये दिनचर्या है मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो दोस्तों, वो जब आकाश घर आता था और जैसे ही अपनी पत्नी को पढ़ते हुए देखता था तो उसे वो बहुत डांटता था, फटकारता था। तो उसकी पत्नी भी उसे जवाब में ये कह दिया करती थी कि आप रात 12 बजे तक घर आते हो, मैं बोर हो जाती हूँ इसीलिए पढ़ती हूँ। दोस्तों, बस ऐसा सुनते ही आकाश उसे मारना पीटना चालू कर देता है। अब बात यहाँ तक पहुँच जाती है, जो साक्षी होती है वो भी उसे उल्टा सीधा सुनाती है। साक्षी फिर अपने घर वालों को फ़ोन करती है, कहती है कि मैं इनके साथ में नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे आप ले जाइए। अब दोस्तों, इंडियन फैमिली में क्या होता है कि वही प्रेशर एक लड़की पर कि तुम अपने पति को ढंग से नहीं समझ पाई होगी, तुम्हारा पति दबाव में होगा, ऑफिस से हारा थका हुआ होगा और तुमने उसे कुछ सुना दिया होगा, इसीलिए तुम्हें उसने मारा है, तो तुम एडजस्ट करो और उसे प्यार करो। बस दोस्तों, यही इंडियन कल्चर है, यही माँ बाप हैं लड़कियों के और ऐसा ही कह देते हैं साक्षी के माँ बाप भी। अब साक्षी पूरी तरह से टूट जाती है और अपनी माँ बाप की लाज रखते हुए, बात रखते हुए वहीं थम जाती है। अब 6 महीने का समय गुजर जाता है और 6 महीने बीतने के बाद साक्षी को एक दिन पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली है। फिर वो इसी सपने में रहती है कि वो जब माँ बन जाएगी तो उसका जब बच्चा इस दुनिया में आएगा तो शायद उसका पति सुधर जाए। दोस्तों, फिर समय ऐसे ही गुजरता है और जब एक लड़का पैदा होता है, एक अच्छा क्यूट लड़का पैदा होता है, तो उसके बाद भी 1 महीने के बाद भी जो आकाश की दिनचर्या होती है वो सेम की सेम रहती है। यानी कि जैसे वो रात 12 बजे आता था और सुबह 6 बजे जाता था, वही उसकी दिनचर्या रहती है। अब साक्षी बहुत ज़्यादा परेशान कि अब इनके साथ क्या किया जाए। दोस्तों, जो आकाश था वो कभी कभी घर पर आता ही नहीं था, यानी कि महीने में 6-7 दिन वो घर आता ही नहीं था। तो उसकी पत्नी को उस पर शक होता था। अब एक दिन आकाश जैसे ही घर पर नहीं आया तो साक्षी को उस पर शक हुआ और उसने फिर उसके ऑफिस में, उसके रेस्टोरेंट में फ़ोन किया। फ़ोन उठाया, रिसेप्शन पर जो एक महिला होती है, एक लड़की होती है, उससे उसने बातचीत की कि आकाश जी से बात करनी है। तो बोलती है कि आकाश जी अभी सो रहे हैं, आप कौन हैं? तो कहती है कि जी मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। तो फिर जो रिसेप्शन वाली थी बोलती है कि ऐसा तो सर ने कभी हमें बताया नहीं कि उनकी शादी हो चुकी है, उनकी एक वाइफ भी है। तो बोलती है कि अच्छा, ये तक नहीं बताया। तो फिर दोस्तों, फिर उनमें नोक-झोंक होने लगती है और साक्षी उस रिसेप्शन वाली से कहती है कि फिर आप कौन बोल रहे हो और ऐसा मेरे पति ने आपसे क्यों बोला है? तो दोस्तों, अब महिला जो होती है वो जो इमोशनली ब्लैकमेल जल्दी हो जाती है, तो वो फिर अपनी बात को साक्षी को बताती है, कहती है कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो मुझसे शादी करेंगे। दोस्तों, बस इसके माध्यम से, इसके जरिए अब साक्षी को पता लग जाता है कि उनकी एक गर्लफ्रेंड है और इसी चक्कर में वो देर रात घर पर पहुंचते हैं और जल्दी चले जाते हैं और महीने में 6-6 दिन घर से बाहर रहते हैं। अब दोस्तों, पूरी तरह से
उसे पता चल जाता है। अब जब अगले दिन अगली सुबह जब आकाश घर पहुंचता है तो साक्षी उसे कहती है कि अब मुझे आपके साथ में नहीं रहना है, मैं आपके साथ में तभी रहूंगी जब आप मेरी बातों को मानोगे, जब आप रात के 8 बजे तक घर आ जाओगे और सुबह 8 बजे ऑफिस के लिए जाओगे। तो आकाश जो होता है वो कह देता है जो तुम्हें करना है वो तुम करो और मैं अपनी दिनचर्या को नहीं बदलूंगा। फिर दोस्तों इसके बाद आकाश की जो पत्नी साक्षी होती है वो घर छोड़ करके अपने मायके में चली जाती है। मायके में रहते रहते 1 महीना बीत जाता है और 1 महीना बीत जाने के बाद में आकाश उसे लिवाने के लिए अपने ससुराल नहीं पहुंचता है। तो फिर जो मायके वाले होते हैं, जो माता पिता होते हैं साक्षी के, वो आकाश को फोन करते हैं कि आप अपनी पत्नी को लिवा करके ले जाइए। दोस्तों फिर आकाश भी वहीं पहुंचता है उसके ससुराल में, अपनी ससुराल में, और एक शर्त रखता है कि मैं अपनी पत्नी को तभी लिवा करके जाऊंगा वो मेरी बातों को माने। तो साक्षी भी कहती है कि मैं तभी आपके साथ जाऊंगी जब आप मेरे हिसाब से अपनी दिनचर्या को ढालें। दोस्तों बस फिर उनमें वहीं तू में गाली गलौज हो जाती है और इसके बाद में फिर वो एक दूसरे से अलग रहना बिल्कुल पूरी तरह से पसंद करते हैं। साक्षी और दोनों जो आकाश थे वो डिवोर्स के पेपर तैयार करवाते हैं और एक दूसरे से डिवोर्स ले लेते हैं। दोस्तों जो केस था वो अदालत में पहुंचता है, डिवोर्स उनका हो जाता है, लेकिन जो मेन कारण था डिवोर्स अदालत में पहुंचाने का वो ये था कि लड़की के घर वालों को कुछ हर्जाना मिल जाए। फिर दोस्तों हर्जाना उन्हें मिलता है 7 लाख रुपए का, उन्हें हर्जाना मिलता है। अब 7 लाख रुपए से जो साक्षी थी वो अपने घर में रखती है और इस तरह से उन दोनों का तलाक हो जाता है। दोस्तों 1 साल कंप्लीट हो जाता है साक्षी को अपने मायके में रहते रहते। अब वो उसकी जो भाभी थी वो साक्षी को अपने घर में नहीं रखना चाहती थी, यानी कि साक्षी उसके ऊपर बोझ लगती थी। अब ये बात जो साक्षी को पसंद नहीं थी, फिर वो घर छोड़ देती है और जो 7 लाख रुपए थे उन्हें अपने साथ लेकर के एक किराए के मकान में रहती है और वहीं पर अपनी पढ़ाई को जारी रखती है, अपनी पढ़ाई को करती है। दोस्तों वो ऑनलाइन कोचिंग लेती है और मेहनत करती है और इतनी मेहनत करती है कि दिन रात एक कर देती है। दोस्तों आखिरकार उसका जो सपना था यूपीएससी का एग्जाम देने का और आईपीएस या आईएएस बनने का वो कंप्लीट हो जाती है। आखिरकार वो एक आईपीएस ऑफिसर बन जाती है। आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद में उसकी जिंदगी जो थी वो एक बहुत ही अच्छी हो जाती है। अब उसका जो लड़का था वो अब 2 साल का हो जाता है। वो एक अपने लड़के का एक एडमिशन अपने एक अच्छे से स्कूल में करवाती है और अच्छे से पढ़ाती है। दोस्तों 1 साल बीतने के बाद में उसका किसी केस के सिलसिले में उसे उस शहर से बाहर देहरादून जाना पड़ता है। तो वो देहरादून के लिए स्टेशन पर पहुंचती है। रेल से जा रही थी तो स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसे भूख लगती है और वहीं पर उसकी मुलाकात अपने तलाकशुदा पति आकाश से होती है। दोस्तों शादी के बाद जो आकाश था उसने उस रिसेप्शन वाली लड़की से शादी कर ली और फिर शादी होने के बाद में उसकी स्थिति बद से बदतर हो गई। उस लड़की ने उसे धोखा दिया और आकाश की जो सारी प्रॉपर्टी थी, जमीन जायदाद थी, बैंक बैलेंस था, वो सारा का सारा अपने नाम करवा लिया। अब आकाश रोड पर आ गया, सड़कों पर आ गया। क्योंकि दोस्तों आकाश जो था एक होटल का मालिक था और उसे अच्छे अच्छे तरह की रेसिपी बनाना आता था, तो वो चने का ये कारोबार खोल लेता है और स्टेशन पर जाकर के चने बेचना, भेलपूरी बेचना शुरू कर देता है। क्योंकि दोस्तों उसे अपना पेट पालने के लिए कुछ काम करना जरूरी था। तो इस तरह से जो आकाश था वो अपनी पत्नी से और आईपीएस साक्षी अपने पति आकाश से स्टेशन पर मिलती है। दोस्तों स्टेशन पर आकाश अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाता है पुलिस की वर्दी में, आईपीएस की वर्दी में। तब जा करके फिर साक्षी उसे अपना सब कुछ बताती है कि वो उसकी तलाकशुदा पत्नी साक्षी है। दोस्तों आकाश को पछतावा होता है अपने आप पर कि उसने जो साक्षी के साथ में किया वो गलत किया। आकाश बीच स्टेशन पर ही साक्षी के पैरों में गिर जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। साक्षी फिर उसे माफ कर ही देती है, क्योंकि दोस्तों उसकी जो हालत उसने देखी वो उसे देखी नहीं जा रही थी। अब आकाश ने
जब गलती मांगी, माफ़ी मांगी, तो साक्षी ने उसे माफ़ कर दिया और फिर थोड़ी देर बाद साक्षी ने उसे सुधरने का, उसे बदलने का एक और मौका दिया। कहती है कि हम तुम्हें एक और मौका देना चाहते हैं। तो आकाश बोलता है कि क्या मौका देना चाहती हो आप? तो फिर साक्षी कहती है कि हम तुम्हें दोबारा से पति बनने का मौका देना चाहते हैं, हम दोबारा से आपकी पत्नी बनना चाहते हैं, क्या आप हमारे पति बनोगे? दोस्तों, साक्षी की ऐसी बातों को सुनने के बाद में आकाश की आंखें भर आती हैं और वो बहुत तेज रोने लगता है अपने किए पर, अपने पछतावे पर। उसे बहुत ज़्यादा पछतावा होने लगता है। दोस्तों, फिर इसके बाद में आंखों में आंसू लेते हुए और अपने जो किए था, उसने जो उसे पश्चाताप को, उस प्रायश्चित को करते हुए वो हाँ बोल देता है। दोस्तों, इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा से रहने लगते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि आपने कोई भी गलत काम किया हो और अगर उस गलत काम का आपको पश्चाताप हो रहा हो कि मैंने ये काम गलत कर दिया, मुझे ये गलत नहीं करना चाहिए था और मैं उसे सुधारना चाहता हूँ, तो आपने वो काम गलत नहीं किया है। आप उस काम को सुधार कर अच्छा भी कर सकते हैं अगर आपके अंदर 1% भी पश्चाताप की भावना है। दोस्तों, क्योंकि पश्चाताप की जो भावना होती है वो बहुत बड़ी भावना होती है, हर किसी के अंदर नहीं आती है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे कोई अगर जल्दबाजी में या गलतफहमी में कोई गलत काम हो जाए और जब आपको बाद में एहसास हो कि वो गलत काम नहीं करना चाहिए था, तो आप उसका पश्चाताप जरूर करें, उसे सुधारने की कोशिश जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ ऐसी अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।